दिस इज राजेश सर। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। इस बार हम जो सीख रहे हैं वो सीबीएसई अकाउंट्स के बारे में हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों इस बार जो हमारी स्टडी है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये सीबीएसई का सेकंड सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है आफ्टर इशू ऑफ शेयर। तो सर दोस्तों क्या ये टफ है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ओनली अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो, राइट। दोस्तों इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, राइट। चलो, कुछ हर चैप्टर के अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इस चैप्टर के भी अपने कुछ एक बेसिक फिनोमिनन्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मतलब उसमें कुछ पार्ट है जिसको हमको डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझेगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और इसको कंप्लीट सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं एनपीओ, वो चैप्टर आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं अभी एनपीओ चीज होती क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हमको समझना इंपॉर्टेंट है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, राइट। दोस्तों याद रखिए, जितनी भी यूनिट्स पूरे यूनिवर्स में चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, उसमें दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक होती है नॉन प्रॉफिट और एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है एक्चुअली, राइट। आपके मेरे घर के सामने या फिर हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे इंडिया में या फिर हमारे एरिया में, राइट, जितनी भी कमर्शियल शॉप्स है जो प्रॉफिट का बिजनेस करते हैं, यानी कि जो गुड्स को खरीदते बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनका मोटो प्रॉफिट बुक करना होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। This is very common definition about a profit organization which everyone knows. But what about non-profit organization? So these are the organization which are a service-oriented organization which provides service to the society, but they don't have primary motto to earn profit. They keep the primary motto as to provide service to the society. They want to help to the society. They want to cooperate to the society. They want to support to the poor. They want to support to the orphanage people. Means these are the kind of thing in the non-profit organization activity will find. Okay. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा तो आप मुझे बिलीव नहीं करोगे कि सर आपके डेफिनेशन के हिसाब से ये वाले ऑर्गेनाइजेशंस कैसे नॉन प्रॉफिट हो गए, राइट। तो दोस्तों मैं आपको ये समझा देता हूँ सिंपल। हमारे इस बुक इस डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को मदद करने के लिए बना हुआ है, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए बना हुआ है, वो वाला ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मेन मोटो होता है सोसाइटी को सपोर्ट और मदद करना। जैसे ऑर्फेनेज आपने देखे होंगे, ओल्ड एज होम आपने देखे होंगे, उसके बाद कोई संस्थाएं देखी होगी जो झाड़ लगाती है, पेड़ लगाती है, कोई और संस्थाएं होती है जो ब्लड डोनेशन मतलब कैंप ऑर्गेनाइज करती है, कुछ आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, कुछ आपने डिस्पेंसरीज देखी होगी, मतलब कुछ आपने सोसाइटीज देखी होगी जिनका मोटो होता है गरीबों को मदद करना। इन्हें ये लोग प्रोडक्ट अगर 10 रुपए में खरीद रहे होंगे तो ये 8 रुपए में आपको बेचेंगे, राइट। तो इन मोटो पे, इन बेसिस पे इसकी डेफिनेशन बनी हुई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट इन रियल प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स को भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, लेकिन यू कैन कैलकुलेट इट कि दे आर व्हाट डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग अल्टीमेट ऑफ बिजनेस, यू नो, दे आर ऑल्सो अर्निंग। बट दोस्तों उस कॉन्सेप्ट को साइड में रखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप इन सब कॉन्सेप्ट को साइड में रखिए, बुकिश कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बुकिश कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले समझिए, फिर जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बिजनेस में आएंगे, जब आप बिजनेस करने लग जाएंगे, एक्टिविटी में उतरेंगे, तब इट्स ओके, यू कैन रेज द क्वेश्चन व्हाई these organizations are called non-profit organizations. Okay? लेकिन दोस्तों इनका रजिस्ट्रेशन भी जो होता है ना, चैरिटी मतलब इंस्टीट्यूशंस का रजिस्ट्रेशन भी उस टाइप से करना होता है। इनको गुमास्ता भी एक्वायर करना होता है, इनको अपना पर्पस पहले मेंशन करना होता है और दिखाना होता है। अगर इन्होंने अपना पर्पस कमर्शियल एक्टिविटी दिखाया है, जैसे लाइक हॉस्पिटल ने दिखाया है, तो दे विल नॉट बी कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो पहले आपको ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना है। जैसे कि जहां तक मुझे अच्छे से याद है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी के सपोर्ट के लिए बने हैं या हेल्प के लिए बने हुए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन का सेक्शन ही अलग है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से। So this is what they are fall under these kind of category, and government also give them a grant and support and donation kind of things
to execute that organizational activity. Okay, तो दिस इज व्हाट वी से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ गया है, राइट? चलो देखो अब इसकी अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये बेसिक डेमो है, तो इसमें अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन जितनी बातें मैं आपको नॉन प्रॉफिट को लेकर बताऊंगा वो सारी बातों पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो अगर एक बार समझ गया तो आपको अकाउंटिंग भी इजीली समझ जाएगी। ओके, चलो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मेंटेन करता है क्या। जी हाँ, मेंटेन करता है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी है। अच्छा ठीक है, इनके अकाउंट का मेंटेनेंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू शो द रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड विच बॉडी टू whom we have to present this, depend in which act you are getting registered, you have registered your firm or you are seeking registration in which act. If you are looking for 2013, so you need to file your documents at the site MCA's website. If we are registered as a cooperative society, then you are responsible to submit your documents to the corporate society's authority. Means there are the different body, you know, your organization may be in the sole trading form, maybe in the partnership form, maybe in cooperative form, maybe in many terms, you know, depend. So whatever it is, so that's not the fact, but it's all about what is accounting we need to do about non-profit organization. How they maintain their books? Simple, they maintain a cash book, you know. But cash book, when I will use this term, this is a term out from the profit organization. But just we are thinking about a non-profit organization, they never use the word cash book, but they maintain the receipt and payment account, which is very similar and look like a cash book. Receipt and payment account, it is very similar to cash book. So friend, what including receipt and payment account, right? The receipt and payment they have to keep as a record. Means why and what? Because these people has to show what amount they have received and what amount they have paid to the outsiders. Means कितना पैसा आया इनके पास और कितना पैसा इनके पास से गया, इनका रिकॉर्ड इनको रखना होता है, you know, जो भी बुक्स इनको मेंटेन करने उस हिसाब से इनको ये रिकॉर्ड्स रखने हैं। ओके, तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, लाइक दिस। तो क्या ये रिकॉर्ड जो रखते हैं ये लोग, इसमें फिर आउटस्टैंडिंग आइटम इंक्लूड नहीं होते? जी नहीं, क्योंकि इसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके लिए मैं आपको सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर आइटम्स को लेकर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये आइटम क्यों आया, कैसे आया और किस तरीके से आया, पेमेंट में आइटम क्यों आया, कैसे आया और किस तरीके से आया। तो दोस्तों उस वीडियो के लिए भी आप 1-2 दिन वेट करिएगा, आपको डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो मैं आपको इंट्रोडक्टरी डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या और कैसे होता है, क्यों, क्या और कैसे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनको मेंटेन करना होता है, जिसमें इनको सारी रिसिप्ट दिखानी है, छोटी बड़ी जो भी रिसिप्ट है, जो भी पैसा असेट बेचकर आया, डोनेशन से आया, कैश मिल के आया, इंटरेस्ट आया, रेंट से आया, किसी भी चीज से आया, उनको रिसिप्ट पे दिखाना है। और कोई भी पेमेंट, छोटा बड़ा जो भी पेमेंट है, वो पेमेंट इनको पेमेंट पे दिखाना है। सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, कुछ उन्होंने खरीद के लाया, कुछ कपड़े खरीद लिए गरीबों को बांटने के लिए, वो पेमेंट पे दिखाना है। पेमेंट पे हर वो पैसा दिखाना है जो पैसा इनके पास से जा रहा है। तो दोस्तों ये रिसिप्ट एंड हो गया पेमेंट, गॉट इट। तो रिसिप्ट पेमेंट मेंटेन ये क्या है, इनका एक बेस है। जस्ट लाइक हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बुक्स ऑफ अकाउंट यानी डबल एंट्री सिस्टम जब फॉलो करते हैं तो इनको 8 बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है उनको, लेकिन इनको 8 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने, इनको सिंपल अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करने और बिल्स मेंटेन करने, वाउचर्स मेंटेन करने, जिसके थ्रू फिर ये अपने फाइनल रिपोर्ट बना सके और अपने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कंसर्न अथॉरिटी को कर सके, करेक्ट। सो फ्रेंड, बात ऐसी है यहाँ पर कि अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का यूज कहाँ होगा, फाइनल अकाउंट ये लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट, रिपोर्टिंग किस पैटर्न से करते हैं। दोस्तों इनका फाइनल अकाउंट जो है ना, हमारा जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट है आपको याद होगा, नॉर्मल फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, गॉट इट। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट नहीं बनाते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर भी हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक छोटा सा और इनकम एक्सपेंडिचर बोले तो अपने एक्सपेंसेस जो रूटीन एक्सपेंसेस है, जो ईयरली एक्सपेंसेस है, और जो आपके इनकम्स, जो आपके रूटीन इनकम्स है और जो आपके ईयरली इनकम्स है, उसमें हम इनकम एक्सपेंस में उसको
शो करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने इनकम एक्सपेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट सॉरी इनकम एक्सपेंस का फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पे आप देखिए इनकम एक्सपेंडिचर्स को मैंने अच्छे से मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन यही वाला जो फॉर्मेट है इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इनकम एक्सपेंस करता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है। अभी तो आपने बोला सर कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कमाते नहीं, तो फिर इनकम एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं किया जाता, यहाँ वर्ड यूज किया जाता है सरप्लस एंड डेफिसिट। फिर भी आप क्वेश्चन रेस करोगे तो फिर भी तो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ना। नो दोस्तों, थोड़ा वर्ड को अंडरस्टैंड करो। सरप्लस मीन्स व्हाट एंड डेफिसिट मीन्स व्हाट। सरप्लस मीन्स आपके पास जितना आया था एज एन इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, और उसमें से आपने जितना पे कर दिया फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा दैट इज नॉट योर प्रॉफिट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सरप्लस, because organization that transfer that surplus to their capital fund which they create for the organization for the long term use. So capital fund में उस surplus को डाल देते हैं. On this basis I can say like this profit never gets shared to the owner. This profit never gets shared to the owner. Owner कौन होता है इसमें? जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी बनाई है, तो क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? दोस्तों हर बिजनेस में हर ओनर को उसका अपना एक रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ये रेम्यूनरेशन उनको तो मिलेगा। उन्होंने जो डिफाइंड किया हुआ है अपने जो मेमोरेंडम उन्होंने बनाया होगा उसमें उन्होंने डिफाइन किया होगा, आर्टिकल्स जो बने हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, टू थिंग्स आर देयर दे नीड टू मेक। तो जो भी उनको रेम्यूनरेशन है वो तो उनका बेनिफिट, उन रेम्यूनरेशन के तौर पे उनको बेनिफिट मिल रहा है, बट मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू नो दे विल यूटिलाइज ऑल द फंड फॉर द मेन एक्टिविटी. They has to do it because they are registered by that object only. If they are not following that object, then definitely government will take the action. They need to show that, disclose their report to the government. Got it? This is why that surplus is called surplus, not the profit, and it never get distributed as dividend to the owner. It is in cooperative society it happens. We need to distribute that profit to the members of the cooperative society. But here there is no member at all. There is an organization which is stand only for doing a social work, only for doing a social activities. Okay, their main purpose and main motto like this one. So that is what organization is stand about. फिर से बता रहा हूँ, कुछ अगर मेरे यहाँ critics बैठे होंगे तो मैं उनको भी समझा देता हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। बुकिश टर्म के हिसाब से ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो बुकिश टर्म के हिसाब से ही हम इस वीडियो को सीखेंगे। राइट दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे, और जो बुकिश टर्म्स हैं वो भी प्रैक्टिकल तो बात हम करेंगे ही करेंगे। क्लास में तो मैं प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि कैसे बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं लोग, कैसे करते हैं, कैसा होता है, एवरीथिंग यू नो। दोस्तों सॉरी बट मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है, कोई इशू नहीं है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज हम सीख रहे हैं कि इनकम एक्सपेंस अकाउंट में क्यों बना रहे हैं, तो जस्ट टू नो अबाउट व्हाट एक्सपेंसेस दे डीड इन 1 ईयर, व्हाट इनकम दे हैव अर्न्ड इन 1 ईयर। ओके, ये जानने के लिए, और कितना सरप्लस एक्स्ट्रा बचा उसको फंड में जमा कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। देन व्हाट आफ्टर दैट वी नीड टू प्रिपेयर लाइक बैलेंस शीट। Balance sheet, of course, every organization, when I say you are organization, when I say you are registered organization, so you need to show your statement, financial statement, which I say balance sheet. So balance sheet is a part of financial statement, okay? It's not only whole and sole financial statement. There are many financial statement. Every organization sometimes has to, as per the government norms, they have to file it, okay? So these are financial statement like balance sheet I am talking about in non-profit organization. You can see on your screen, there we have the balance sheet. It's very common for the each and every organization. What we do in the balance sheet? Simple. We need to show all assets. सारी assets दिख रही है, उसमें सारी liabilities आपको दिख रही है, तो आप इसमें assets and liabilities को आप देख रहे हो. What it? Assets and liabilities. तो दोस्तों ये सारी assets and liabilities जो आपके सामने reflect हो रही है, इसमें simple assets है, properties है, बिल्डिंग है, कैश है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल मतलब टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिजिकल, नॉन फिजिकल, मटेरियल, इमटेरियल, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं एसेट्स के लिए। तो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर नॉन फिजिकल फॉर्म में हो, यानी कि मटेरियल थिंग हो या फिर इमटेरियल थिंग हो, तो वो अगर आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है, यानी कि इनडायरेक्टली लाइक गुडविल इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी। गुडविल ऑल्सो इज व्हाट डिमांडेड इन मार्केट। व्हेन यू हैव गुडविल ऑफ योर बिजनेस और योर ऑर्गेनाइजेशन, तो
तो डेफिनेटली अदर विल परचेस, बट इन नॉन प्रॉफिट वी नेवर थॉट अबाउट, we never think about a goodwill, because it never happens in non-profit kind of business. So friend, here what to I'm talking about building, furniture, equipment, motor vehicle, computer, like kind of assets, right? These kind of assets we can have in organizations. So assets are what? Properties that we use in business, that element we use in business. What about liabilities? So friend, liability is what? The liabilities are the things we pay to the outsiders, we give to the outsiders. That's why we say it to the we say it as a liability. Okay, तो वो हम उसको liability में show करते हैं. तो don't worry about it. ये तो मेरा introductory discussion है. तो मैंने तो आपको पहले ही promise कर दिया कि मैं आपको डिटेल में हर आइटम की explanation दूंगा कि why it's a liability and when it's a liability and why we have to write in the balance sheet and whatever else. अकाउंट है, अगर इनकम एक्सपेंस अकाउंट है तो वहाँ वो आइटम क्यों लिखते हैं, इनकम क्यों लिखते हैं, असेट यहाँ क्यों लिखते हैं, लाइबिलिटी यहाँ क्यों लिखते हैं, एवरीथिंग आई विल मेक यू क्लियर. डोंट बॉदर अबाउट इट. ओके, सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ चुका होगा, जो कि मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ. इस वजह से इतने में ही काफी है, क्योंकि अकाउंटिंग जब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में मैं आपको सारी बातें अच्छे से और क्लियर कर दूंगा कि कौन से नेचर ऑफ इनकम्स उनके होते हैं, कौन से नेचर ऑफ एक्सपेंसेस उनके होते हैं, उनकी एसेट्स क्या होती है, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है. ऑल दोस थिंग्स आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट के एक्सप्लेनेशन को लेके. ओके, तो अभी के लिए फिलहाल गुड बाय. थैंक यू फ्रॉम राजेश सर.